19 नवंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमिश्नर को संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हिंदूवादियों द्वारा दायर मुकदमा, जिसमें दावा किया गया है कि संभल मस्जिद का निर्माण 1526 में वहां मौजूद एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था, पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि वे केवल संबंधित संरचना तक पहुंच का अधिकार मांग रहे हैं, जो एक संरक्षित स्मारक है, और वे इसके धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संदर्भ के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष मस्जिद समिति ने अन्य बातों के साथ साथ ये तर्क दिया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उन्हें नोटिस जारी किए बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण आदेश पारित किया था और मस्जिद का सर्वेक्षण उसी दिन 19 नवंबर और फिर 24 नवंबर 2024 को किया गया था। पीठ ने अनिवार्य रूप से 3 प्रश्न तैयार किए और अपने 45 पृष्ठ के आदेश में उनका निपटारा किया। क्या निचली अदालत ने धारा 802 सीपीसी के तहत नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले मुकदमा शुरू करने की अनुमति देकर सही किया था? 2. क्या निचली अदालत ने स्थानीय जांच के लिए निर्देश देने और आदेश 26 नियम 9 और 10 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले आयोग को नियुक्त करने और सामान्य नियम सिविल के नियम 68 और 69 का आवश्यक अनुपालन करने का निर्देश देने में सही किया था या नहीं? 3. क्या निचली अदालत 1958 के अधिनियम के तहत मामले को आगे बढ़ा सकती थी, जब 1991 के अधिनियम द्वारा मुकदमा शुरू करने पर रोक लगा दी गई थी? प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए पीठ ने पाया कि वादी ने 19 नवंबर 2024 को धारा 80(2) सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल कर 2 महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। उक्त आवेदन के पैरा 5 में कहा गया था कि धारा 80 के तहत नोटिस 21 अक्टूबर 2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 सरकार और उसके अधिकारियों को भेजा गया था। इस नोटिस को अस्वीकार नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दाखिल लिखित बयान में धारा 80 सीपीसी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई गई। प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 13 जिला मजिस्ट्रेट, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य स्थायी वकील द्वारा किया गया, ने भी इस आधार पर मुकदमे की सुनवाई पर आपत्ति नहीं जताई। इस प्रकार न्यायालय ने कहा, सरकार और उसके अधिकारियों ने प्रभावी रूप से नोटिस समाप्ति की आवश्यकता को माफ कर दिया और अनुमति देने का विरोध नहीं किया। इस संबंध में न्यायालय ने उल्लेख किया कि धारा 80(1) सीपीसी के अनुसार सरकार या उसके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पहले 2 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। तथापि धारा 80(2) एक अपवाद प्रदान करती है, जिसके अनुसार न्यायालय नोटिस की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। इस मामले में नोटिस दिया गया था तथा यद्यपि अवधि समाप्त नहीं हुई थी, न्यायालय की अनुमति मांगी गई थी तथा संबंधित प्रतिवादियों द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी। नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले दिनांक 19 नवंबर 2024 के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा धारा 80 के तहत नोटिसवादी द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को पहले ही भेजा जा चुका था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा लिखित बयान में या इस न्यायालय के समक्ष कभी आपत्ति नहीं की गई। संशोधनवादी एक निजी व्यक्ति होने के कारण धारा 80 के तहत नोटिस के अभाव में आपत्ति नहीं कर सकता, जो सरकार और उसके अधिकारियों के लाभ के लिए है। न्यायालय ने वादी के पक्ष में पहला प्रश्न तय करते हुए टिप्पणी की। दूसरे प्रश्न पर कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा स्थानीय जांच के लिए निर्देश देना और सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 और 10 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आयोग नियुक्त करना सही था, न्यायालय ने कहा कि जहां न्यायालय को लगता है कि किसी विवाद के निपटारे के लिए स्थानीय जांच आवश्यक या उचित है, वह इसके लिए आदेश दे सकता है। आदेश 26 के नियम 9 का उद्देश्य किसी पक्ष को साक्ष्य एकत्र करने में सहायता करना नहीं है, जहां पक्ष स्वयं साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन साथ ही न्यायालय किसी पक्ष को सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने से नहीं रोक सकता है, यदि ऐसे साक्ष्य आयोग की सहायता से एकत्र किए जा सकते हैं, न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि चूंकि वादी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि प्रतिवादी हिंदू मंदिर की कलाकृतियों, चिन्हों और प्रतीकों को जल्दबाजी में हटाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए स्थानीय जांच आवश्यक थी। इसलिए न्यायालय ने आदेश 26 नियम 9 के तहत अपनी शक्ति के अनुसार केवल अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की थी और स्थानीय जांच करने के लिए आवेदन को स्वीकार किया था, और इस आदेश से न तो किसी पक्ष पर कोई प्रभाव पड़ा और न ही किसी को कोई पूर्वाग्रह हुआ। न्यायालय का यह भी मानना था कि इस तरह के आयोग को उचित मामलों में किसी भी पक्ष को नोटिस दिए बिना भी एकपक्षीय रूप से नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि नियम में आयोग की नियुक्ति के आदेश के समय दोनों पक्षों की उपस्थिति का प्रावधान नहीं है। आदेश 26 के नियम 10 के बारे में पीठ ने कहा कि आयुक्त की रिपोर्ट और साक्ष्य रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन पहले उपनियम 2 के अनुसार न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकार के अनुरोध पर न्यायालय की अनुमति से जांच की जानी चाहिए।
यदि संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय उपनियम 3 के तहत आगे की जांच का आदेश दे सकता है। आदेश 26 के नियम 9 और 10 के समग्र वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसे मामले के उचित निर्णय के लिए स्थानीय जांच की आवश्यकता होती है। जांच के दौरान नियुक्त आयुक्त को पक्षकारों को नोटिस देना होता है। जांच पूरी करने के बाद आयुक्त को एकत्रित साक्ष्य के साथ रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। साक्ष्य के साथ रिपोर्ट का परीक्षण या तो न्यायालय द्वारा स्वयं किया जाता है या पक्षकारों के आवेदन पर किया जाता है। इसके अलावा यदि न्यायालय आयुक्त की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वह आगे की जांच के लिए निर्देश दे सकता है। इसे देखते हुए इसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, ये देखते हुए कि यह आदेश उचित संतुष्टि के बाद और आदेश 26 सीपीसी और सामान्य नागरिक नियमों के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में पारित किया गया था। इस मुकदमे को पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के सवाल पर पीठ ने कहा कि विचाराधीन संरचना 1920 से प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है और अब ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा शासित है। न्यायालय ने संशोधनवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया कि स्मारक तक सार्वजनिक पहुंच की मांग करने वाला मुकदमा 1991 के अधिनियम का उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में वे मौजूद थे उसी रूप में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। न्यायालय ने कहा कि मुकदमा केवल 1958 अधिनियम की धारा 18 के तहत सार्वजनिक पहुंच के अधिकार को लागू करने की मांग करता है और इसमें स्थल के धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव शामिल नहीं है। न्यायालय ने संबंधित स्थल के कानूनी इतिहास का पता लगाया और पाया कि 1920 की सरकारी अधिसूचना में जुमा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और इसके बाद मस्जिद के मुतवल्लियों और मुरादाबाद के तत्कालीन कलेक्टर के बीच 1927 में एक समझौता हुआ जिसने एएसआई को संरचना के रखरखाव और मरम्मत के लिए अधिकृत किया। न्यायालय ने कहा कि यह समझौता संरचना पर संशोधनवादी के स्वामित्व को स्थापित नहीं करता है, बल्कि यह केवल एएसआई के अधिकार को उस पर और मुतवल्लियों को उसके संरक्षक के रूप में मान्यता देता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधनवादी अब 1991 के अधिनियम को लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने पहले के कानूनों के तहत संरचना की संरक्षित स्थिति को स्वीकार कर लिया है और 1927 के समझौते में प्रवेश कर चुका है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान मुकदमा 1991 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रथम दृष्टया वर्जित नहीं है। वास्तव में यह 1958 के अधिनियम की धारा 18 के तहत विवादित संपत्ति तक पहुंच के अधिकार की मांग करते हुए दायर किया गया है, क्योंकि यह एक संरक्षित स्मारक है। इसने स्पष्ट किया कि 1991 के अधिनियम के तहत स्थिरता का मुद्दा अभी भी मुकदमे के दौरान उठाया जा सकता है, लेकिन कहा कि वर्तमान आपत्ति समय से पहले और गलत थी। तदनुसार न्यायालय ने रिवीजनकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया और सिविल जज के समक्ष लंबित मुकदमे की वैधता को बरकरार रखा।